वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल मिशन राजेश लेखपाल। आज हम मैथ के पहले टॉपिक संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत ही आसान विषय है। इस पर हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम कितने प्रकार के हैं। पहला दार्शनिक पद्धति, जिसे हम अरबी हिंदू पद्धति भी कहते हैं। 0 से 9 तक की संख्याएं इसमें ली जाती हैं। दूसरा द्विआधारी पद्धति या बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, इसका प्रयोग कंप्यूटर में होता है। तीसरा त्रिआधारी पद्धति, इसमें 3 अंकों 0, 1 और 2 संख्या का प्रयोग किया जाता है। बाइनरी पद्धति में 0 और 1 संख्या का प्रयोग किया जाता है। अगला रोमन पद्धति, जिसमें हम देखेंगे इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। मित्रों, अब हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की संख्याएं हो सकती हैं। पहला काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिसकी इमेजिनरी संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √-7 का होल स्क्वायर -7 ही आएगा, यानी √-7 एक अकाल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इसे अवास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या नहीं है। दूसरा हम देखेंगे वास्तविक संख्या है, √7 का अगर स्क्वायर करते हैं यानी √7 का वर्ग करने पर 7 आता है, -7 का भी वर्ग करने पर 7 आता है, +49, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ये वास्तविक संख्या। यदि हमें धनात्मक में कोई संख्याएं प्राप्त होती हैं तो वो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, ऋणात्मक में संख्याएं प्राप्त होती हैं तो वो काल्पनिक संख्याएं हमारी हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर सभी संख्याएं जिनसे हम किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अगली है पूर्ण संख्या। यदि इसी प्राकृतिक संख्या में 0 को भी हम शामिल कर लेते हैं तो वो पूरी पूर्ण संख्या हमारी बन जाती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से 9 तक है, जबकि हम पूर्ण संख्या में 0 से 9 तक लेंगे। उसके अतिरिक्त हम आगे संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। चलो आगे देखते हैं हम। 5वां सम संख्या या इवन नंबर्स, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं यानी 2 से कट जाती हैं, उन संख्याओं को हम इवन नंबर या सम संख्याएं कहते हैं। अगला हमारा है विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से नहीं कटती उनको हम विषम संख्याएं कहते हैं, यानी 1, 3, 5, 7 ये संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। ये नंबर रेखा है, नंबर लाइन पे हम देखेंगे बीच में 0 और इसके दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4 है, और बाएं तरफ ऋणात्मक में संख्याएं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 और ऋण 4 है। इन पूरी संख्याओं को मिलाकर यानी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या और 0 को मिलाकर हम इनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्या हमारी कई प्रकार की होती हैं, देखेंगे। ऋण पूर्णांक, यानी अगर हम 0 के बाएं तरफ की संख्याओं को लेते हैं तो इनको हम ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। फ्रेंड्स, पूर्णांक संख्याएं देखेंगे हम, इंटीजर्स, इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन, ऑड चारों होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे 0 के लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जो है नेगेटिव इंटीजर्स हैं यानी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इनको हम ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह से। और दाहिनी तरफ 0 के दाहिनी तरफ धन पूर्णांक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ऐसे जारी रखें। सम पूर्णांक जो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, यानी ऋण पूर्णांक या धन पूर्णांक में से जो संख्याएं 2 से कटती हैं वो सम पूर्णांक, और जो संख्याएं 2 से नहीं कटती हैं वो विषम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पे अगला भिन्न फ्रैक्शन, जिसे हम ऐसी संख्याएं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ जो b है वो 0 नहीं होना चाहिए, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 है, 4/5 है, 5/6 है, 8/10 है, ये सब संख्याएं क्या हैं, भिन्न है। इसमें हम भिन्न की जो ऊपर वाली संख्या होती है इन्हें हम अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। अंश और ये हर।
अगला है मेरा परमीय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी कंडीशन है कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4, 3/16, ऋण 7/9। ये संख्याएं पूर्णांक संख्याएं a और b जो है पूर्णांक संख्याएं, यानी धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। यहाँ हमको दूसरी अगली संख्या देखेंगे और दोनों में फिर हम अंतर समझाते हैं। अगली है अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। अंडर a के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, जैसे जहाँ पे a का मान 2, 3, 5, √2/7, यानी a जो हो वो परमीय हो किंतु पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब ये है कि ये 4, 9, 16 यानी जिसका वर्ग बन सकता है, पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में ना हो, ये उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। दोनों में एक चीज़ और ध्यान देना है हमें, दशमलव के बाद अगर संख्या है और ये संख्याएं गिनी जा सकती हैं, जैसे 3, 5, 7, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसकी हम गिनती कर सकते हैं, तो ये परमीय संख्या में आएगा। अगली चीज़ हमको ध्यान देना है, अगर दशमलव के बाद की संख्याएं हैं और उनकी पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे 0.45, 4, 5, 4, 5, 4, 5, अगर लगातार इस तरह की संख्याएं आती हैं तो भी वो परमीय संख्या में आएगा। किंतु अपरिमेय संख्या में हमको ध्यान देना है, लिखा है 2.357 -- यानी दशमलव के बाद हमारी संख्याएं कंटिन्यू हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 9, 8, 7, 6, 5 जो भी हो सकता है। अगर इनको हम गिन नहीं सकते हैं, लगातार है, यानी जैसे 1/3 है, उसमें हम 3 से भाग देते जाएंगे, वो कटेगा नहीं संख्या, तो उस संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। आगे देखिए मित्रों, यानी इनकी पुनरावृत्ति नहीं हुई है, ध्यान देना है। ये संख्या यहाँ पे भी सेम लिखा है, यहाँ पे भी सेम लिखा है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ संख्याएं रुकी हुई हैं, यानी इसके आगे कोई संख्या नहीं है, जबकि इसके बाद डैश डैश दिया, यानी संख्याएं आगे बढ़ती जा रही हैं, अंत नहीं है। अगला हम देखेंगे मित्रों अपवर्तक या विभाजक। किसी भी संख्या को किन किन संख्याओं से काटा जा सकता है। जैसे 6 का अपवर्तक क्या होगा, 6 हमारी संख्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, किससे कटेंगे, 6 है 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से, वे सभी संख्याएं अपवर्तक कहलाएंगे। अगला अपवर्त या गुणज मल्टीपल है, इसमें हम देखेंगे 6 का ही अपवर्त मैंने लिया है, जिससे समझने में आसानी हो, दोनों में अंतर को समझा जा सके। जैसे 6 का अपवर्त, यानी हम उसको टेबल पढ़ेंगे, 6, 6 का 12, 6 का 18, 24, इस तरह हम लिखते जाएंगे, ये पूरा अपवर्त या गुणज कहलाएगा। अगला अभाज्य या ऋण संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल जिसके 2 अपवर्तक होते हैं, यानी वो स्वयं से और 1 से केवल करता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 19, 31, इस तरह की संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से 2 ही संख्याओं उनकी अपवर्तक होती हैं, उनको हम अभाज्य या ऋण संख्याएं कहते हैं। अगला हमारा सह अभाज्य, ऐसी 2 संख्याएं जो लगातार हों उनको हम, और अभाज्य हों, 2 संख्याएं लगातार और अभाज्य हों, जैसे 2 और 3, 4 और 5, 7 और 9, इनका मासा 1 होता है। अगर हम मासा निकालेंगे 2 और 3 का तो 1 आएगा, ये दोनों और किसी संख्या से नहीं कटेंगे, 1 से कटेंगी। 4 आप 5 का निकालेंगे तो 1 ही मासा निकलेगा, 1, 7 और 9 का इसी तरह निकालेंगे तो मासा 1 ही आएगा। तो ऐसी 2 संख्याएं जो लगातार हों या जिनका मासा 1 हो, उन्हें हम कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं, कोप्राइम नंबर्स। अगला है जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम्स, जुड़वा। इसमें 2 ऐसी संख्याएं होंगी जो लगातार हों, उनमें एक सम संख्या बीच में होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 5, 7, 11, 13। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि लगातार ही आ रही हो, जैसे 3, 5, क्योंकि बीच में इनके एक भाज्य संख्या जरूर होगी। 3, 5 के बीच में 4, 5 और 7 के बीच में 6, 11, 13 के बीच में 12, 17, 19 के बीच में 18, ये संख्याएं रही। तो लगातार ऐसी संख्याएं को हम जुड़वा अभाज्य संख्या
कहते हैं। अगला है भाज्य या यौगिक, जिनके दो से अधिक अपवर्तक होते हैं। दो से अधिक अपवर्तक यानी जिन दो से अधिक संख्याओं से कटते हों। अगर केवल दो संख्याओं से कटते हैं, जैसे 3 को हम ले लें, 3 1 और 3 से कटेगा तो वो अभाज्य संख्या है तो है। अब यहाँ देखेंगे दो से अधिक अपवर्तक अगर है तो भाज्य, या इनको हम कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। जैसे 4 का 1 से 2 से 3 और 4 से कटेगा, 6 को हम लेंगे 1 2 3 और 6 से कटेगा, इसको हम भाज्य या यौगिक संख्या भी कहते हैं। और आगे हम मित्रों थोड़ा सा अध्ययन करेंगे द्विआधारी पद्धति या त्रिआधारी पद्धति संख्याओं के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं बाइनरी सिस्टम के अंकों को दशमलव पद्धति के अंकों में बदलना सीखेंगे और दशमलव पद्धति के अंकों को बाइनरी सिस्टम में बदलना। इसी तरह से त्रिआधारी संख्याओं को भी हम बदलना सीखेंगे। मान लीजिए कोई संख्या हम लेते हैं, यहाँ पे दिखाया गया जैसे 12 को लिखा गया। अब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे 2 से। बाइनरी सिस्टम में हमको 2 से डिवाइड करना है, ध्यान रखिएगा, और त्रिआधारी पद्धति में हमको 3 से डिवाइड करना है। किसी भी संख्या को आप ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं संख्या 24। इसको हम 3 कॉलम बनाएंगे, यहाँ हमारा शेष रहेगा। इतना देखेंगे 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 2 2 2 4। यहाँ शेष कुछ नहीं बच रहा है तो हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट लेवल पे फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 0 आ रहा है। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 6, यहाँ देखेंगे हम 0 आ रहा है। नेक्स्ट हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, यहाँ पे एक शेष रह जा रहा है। अब हम इसका जब नंबर लिखेंगे मित्रों तो हम 24 को का जो बाइनरी नंबर होगा वो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 0 0। ये बाइनरी सिस्टम है इसलिए 2 लगाएंगे, और ये डेसिमल नंबर है इसको हम यहाँ पे 10 लिखते हैं। इस तरह से हमने 24 का जो बाइनरी सिस्टम बनाया लिखा वो आया हमारा 1 1 1 1 0 0 और 0। 12 का भी हम देख लेते हैं यहाँ पे मित्रों। आते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 6 12 0। फिर 2 से 2 3 6, यहाँ 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, बच रहा है यहाँ पे 1। अब यहाँ हम 12 को डेसिमल नंबर है, सॉरी, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे डेसिमल नंबर है, और 12 का जो आ रहा है 1 1 0 0, और इसको हम लिखते हैं बाइनरी सिस्टम है तो 2 लिखते हैं यहाँ पे। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं मित्रों, इसलिए ध्यान रखना है कि हम किसी भी संख्या का, बहुत ही आसान है। अब हम देख लेते हैं त्रिआधारी पद्धति का, फिर दोनों में हम, चलिए हम पहले इसी को देख लेते हैं। अब इसको हम वापस कैसे चेंज करेंगे मित्रों, देखते हैं। अगर इसको हमें चेंज करना हो 24 में, कैसे लाना है, इसकी 2 पद्धति है, तो हमको इरेज करना पड़ेगा मित्रों। 1 मिनट मित्रों, पहले हम इस बाइनरी नंबर को लिखेंगे 1 1 0 0। ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसमें हम देखेंगे हमको इधर से लिखना है, इधर से प्रारंभ करना है, 1 2 3 4। तो पहला यहाँ हम लिखेंगे 2 मित्रों, यहाँ हम देखेंगे 1, फिर इसका डबल करेंगे 2, फिर उसका डबल करेंगे 4, और फिर उसका यहाँ पे भी डबल करेंगे 8। ये ध्यान देना मित्रों कि जहाँ ये 0 है
वहाँ हमको उसको योग नहीं करना है, ये और ये नहीं जोड़ना है। उसके बाद जो संख्याएं बच रही हैं 8 और 4, उनको हम प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 8 + 4 यानी 12। एक पद्धति तो ये है। दूसरी पद्धति हम देखते हैं। दूसरे सिस्टम में हम देखेंगे, यहाँ पे इकाई के स्थान से हम लेंगे तो 0 है, 0 है, 0 गुणे 2 पे 0 धन। दूसरा भी हमारा क्या है, 0 है, 2 पर 1, फिर धन प्लस करेंगे, 2 पर 0, 2 पर 1, 2 पर 2, और अगला हमारा क्या है 1, फिर प्लस करेंगे, 2 पे हमारा आएगा 3, और यहाँ पे भी है 1। अब हम इनको हल कर लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आ गया 8 आपका, प्लस 2 दूनी 4 एकनम 4, ये आ गया, प्लस 2 एकनम 2 और 0, ये 0 हो जाएगा, और 2 पे 0, ये भी टोटल 0 हो जाएगा। अब हम जोड़ लेंगे तो 8 और 4 12, हमारा उत्तर आ रहा है मित्रों 12। इस तरह हम यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी हम देख सकते हैं। बाइनरी सिस्टम से हम डेसिमल सिस्टम में और डेसिमल सिस्टम में बाइनरी सिस्टम में अंकों को परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरह हमको आगे भी इन प्रश्नों के आने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि और कंप्यूटर से संबंधित भी प्रश्न है ये, इसलिए इस पे थोड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता है मित्रों। अगले हम देखेंगे त्रिआधारी सिस्टम, यानी त्रिआधारी पद्धति। इसमें हम कोई संख्या ले लेते हैं मित्रों, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है 115 लिया गया है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो भी संख्या है उस संख्या को हम 3 से डिवाइड करते चले जाएंगे। 3 से 3 त्रिका 9, यहाँ हमें शेष का कॉलम बनाना है। 3 त्रिका 9, बचा हमारा 2 5 25 और 3 8 24, यहाँ शेष हमारा 1 बच रहा है। फिर यहाँ 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 एकनम 3 और 3 दूना 6, बच रहा है 2 लिख लेंगे मित्रों। फिर 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, कुछ नहीं बच रहा है शेष, 0 लिख देंगे। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकनम 3, 1 बच रहा है शेष, हम यहाँ 1 लिख लेंगे। तो हम देखेंगे मित्रों 115 चूँकि हमारा दशमिक अंक है, यहाँ 10 लिखेंगे, और ये हमारा 1 1 1 1 0 2 1, ये हमारा त्रिआधारी संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लगाएंगे। जैसा देख रहे हैं मित्रों, किसी भी संख्या को हम इस तरह से हल कर सकते हैं। अब इस संख्या को वापस दशमिक अंक में बदलना, ये भी हम यहाँ पे सीख लेते हैं मित्रों। यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 3 9, उसका 3 गुना करते जाना है। इकाई के स्थान से शुरू करेंगे, 1 3 3 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81। अब देखेंगे मित्रों, यहाँ पे हम 81 का 1 में गुणा करेंगे, 81 आएगा, वैसे लिख लेंगे। धन 27 का 1 में गुणा होगा, 27 हो जाएगा, वैसे लिख लेंगे। फिर धन मित्रों 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 9 0 हो जाएगा, ऐसे लिख लेंगे। अब 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और धन 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आ जाएगा हमारा। अब हम इसको जोड़ेंगे मित्रों, 6 1 7 7 7 14 1 15 के 5, हासिल 1 1 2 1 3 और 8 3 11। इस तरह से हमने देखा मित्रों त्रिआधारी संख्या को दशमिक अंक में बदलना और दशमिक अंक को त्रिआधारी संख्या में बदलना हमने सीख लिया है। अब आगे हम द्विआधारी पद्धति की संख्याओं को जोड़ना और उनको घटाना, और इसी तरह त्रिआधारी पद्धति की संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो नाउ दोस्तों देखेंगे हम पहले द्विआधारी पद्धति का जोड़। हमको सबसे पहले ध्यान देना है, कुछ नोट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा।
दो द्विआधारी पद्धति में अगर 2 आ रहा है योग तो उसको हम 10 मानेंगे, 2 आ रहा है योग तो उसको 10 मानेंगे, और 3 अगर योग आ रहा है तो उसको हम 11 मानेंगे। ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे मित्रों, 1 और 1 2 आ रहा है तो हम 2 का मतलब 10 हो रहा है, तो 10 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। 1 यहाँ हासिल आएगी, जोड़ेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ हम जोड़ेंगे, इसका भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे हम जोड़ेंगे 1 1 2 यानी 10, 10 का फिर हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, और 1 1 2 आ जाएगा, 2 का यानी 10। तो मित्रों ये हमारा जोड़ हो गया द्विआधारी पद्धति में। इसी तरह हम जोड़ को त्रिआधारी पद्धति में जब देखेंगे तो यहाँ हमको ध्यान देना है कि 3 अगर योग आ रहा है तो हम उसको 10 समझेंगे, अगर 4 आ रहा है योग तो उसको हम 11 समझेंगे। जैसे 2 और 1 3, ये 3 हो रहा है, 3 का मतलब 10, 10 का मतलब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, 10 का मतलब 0 लिखेंगे, और 1 हासिल आएगा तो उसको हम 1 ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे मित्रों 2 आ रहा है, 2 को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ 2 और 1 3 हो रहा है, 3 का मतलब 10, 10 का मतलब हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, और 1 हासिल आएगा, 1 1 2 और 1 ये 3, 3 का मतलब 10 यानी 100। तो योग बहुत ही आसान है मित्रों। देखा हमने कि द्विआधारी पद्धति में और त्रिआधारी पद्धति में कैसे संख्याओं को जोड़ा जा सकता है। मित्रों घटाने की प्रक्रिया हम सीखेंगे द्विआधारी पद्धति में और त्रिआधारी पद्धति में। तो देखते हैं, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, अगर 0 में से 0 माइनस करना है तो 0 आएगा, 1 में से 0 माइनस करना है तो 1 आएगा, और 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 होगा, और 0 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ हमको एक बारो करना है, यानी एक उधार लेना है, ध्यान देना है। अब हम घटाएंगे, यहाँ पे 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही आएगा, जैसा कि यहाँ है। 1 में से 1 घटेगा तो भी 0 होगा, और 0 में से 0 घटेगा तो 0, 1 में से 1 घटेगा 0, और 1 यहाँ उतर जाएगा। तो ये घटाने की प्रक्रिया यहाँ और जोड़ने की पद्धति हम लोग सीख लिए हैं। द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम में हमको जोड़ना और घटाना आ गया है। यहाँ हमने त्रिआधारी पद्धति में जोड़ना सीखा है, अब हम घटाना सीखेंगे। जोड़ने की प्रक्रिया हो चुकी है, देखेंगे हम। यहाँ 1 है, 1 में से 2 नहीं जा रहा है तो हमको 1 बारो करना है, कैरी करना है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 का मतलब है 4, 4 में से 2 जाएगा 2। फिर यहाँ 0 में से 1 घटाने पे 1 आएगा, यहाँ भी 0 में से 1 घटाने पे 1 आएगा, और यहाँ से चूँकि 12 हो गया था इसलिए यहाँ पे 1 बचा है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, और यहाँ भी 1 में से 1 जाने पर 0 बचता है। इस तरह से हमने संख्या पद्धति में कितने सिस्टम्स हैं, हिंदू अरबी पद्धति सीखा हमने, द्विआधारी पद्धति सीखा, त्रिआधारी पद्धति सीखा, और रोमन पद्धति, 4 पद्धति सीखी हमने। अब हम कुछ अंकों के बारे में सीखेंगे मित्रों। अब हम कुछ देखेंगे यहाँ पे, जैसे जातीय अंक यानी अंकीय अंक मान। कोई संख्या है, उसका अपना वैल्यू, मेन वैल्यू क्या होता है। मान लीजिए संख्या है 257, तो इसमें हम हर किसी भी संख्या का, जैसे 2 का अंकीय मान 2 ही होगा, 5 का अंकीय मान 5 ही होगा, यानी वह अंक, वो संख्या जो है वही उसका मान होगा, उसे हम जातीय या अंकीय मान कहते हैं। 7 का 7 भी नहीं होगा। अब हम स्थानीय मान की बात करें, इसी संख्या को अगर हम ले लें मित्रों 257, तो इसमें 7 का इकाई के स्थान पे है, 7 का स्थानीय मान 7 होगा, 5 का स्थानीय मान 50 होगा, दहाई के स्थान पे है, और 2 का स्थानीय मान 200। मुझे देखना है, यानी 7 का 7 गुणे 1 बराबर 7, 5 का 5 गुणे 10 यानी 50, और 2 का 2 गुणे 100, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 200। इस चीज़ को हमको देखना है मित्रों। निरपेक्ष या विशुद्ध मान क्या होता है।
निरपेक्ष या विशुद्ध मान हम देखेंगे मित्रों, किसी भी ये मोड होता है, अगर इसके अंदर कोई संख्या लिखी हुई -5 लिखी हुई मान लीजिए, तो इसे हम पढ़ेंगे मोड -5। इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा धनात्मक होगी, धनात्मक है तो भी धनात्मक होगी, अगर ऋणात्मक संख्या है तो भी उसका मान धनात्मक ही होगा। यानी इसकी वैल्यू होगी वैल्यू होगी 5, ओनली 5। अगर धनात्मक है, केवल 5 लिखा हुआ है तो भी उसकी वैल्यू 5 ही होगी। इसे निरपेक्ष मान कहते हैं। अगला हम देखेंगे तिर्यक संख्याएं। तिर्यक संख्या किन्हीं भी दो अंकों की वर्गों का योग अगर तीसरी संख्या के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये नियम समकोण त्रिभुज में लागू होता है, जैसे 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग। देखें हम 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25 और इधर 5 का वर्ग 25। ये तीनों संख्याएं हमारी कहलाएंगी तिर्यक संख्याएं। 3, 4 और 5 तिर्यक संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरह और भी हम देख सकते हैं। 8 का वर्ग देखें 64 और 6 का वर्ग देखें 36, 8 8 64, 60 और 3 9 10 और 10 का वर्ग देखें, यानी 8, 6 और 10 ये तीनों भी तिर्यक संख्याएं कहलाएंगी। अब हम विभाज्यता के नियम देखेंगे। संख्या पद्धति में विभाज्यता के नियम देखने हैं कि कोई भी संख्या, जैसे 2 से विभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? किसी भी संख्या के अंत में 0 या सम संख्या हो। वो 2 से विभाजित होगा। जैसे हम ले रहे हैं 2 5 0, 0 है लास्ट में तो 2 से विभाजित होगा। इसी तरह से कोई भी संख्या आएगा 2 2 2 2 8 4 या 9 8 8, इस तरह की कोई भी संख्याएं हैं अगर, तो अंतिम संख्या अगर 0 है या 2 से विभाज्य संख्या है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। दूसरा हम देखेंगे 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होंगी? यदि कोई संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए 3 6 9, इन संख्याओं का योग, अगर इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 3 धन 6 धन 9 18, देखेंगे हम 18/3, ये संख्या 3 से विभाज्य है, इसलिए 369 6 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, ये देखेंगे हम 3 से विभाज्य है कि नहीं। चार 984, देखते हैं 3 से विभाज्य कि नहीं। इसको हम जोड़ेंगे 9 8 17 17 4 21, 21 आ रहा है योग, 21/3 विभाज्य है, इसलिए ये भी संख्या 3 से विभाज्य है और ये भी संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से किसी संख्या के अंत में इकाई और दहाई के स्थान पे, यानी वंस एंड टेंस के स्थान पे इकाई व दहाई पे दहाई का अंक 0 हो या 4 से विभाजित होंगे। 0 हो, 4 से विभाजित होंगे। ये ठीक है। देखते हैं कोई भी संख्या हम ले लेते हैं जिसके अंत में दहाई, इकाई और दहाई दोनों का अंक 0 है, तो 4 से विभाजित है कि नहीं। मान लीजिए हमने लिया 2500,
देखते हैं संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। अंत में 2 जीरो है, ये 4 से विभाजित होगा। 4 छंग 24, 10 आ रहा है। अगर हम इसको डिवाइड करें 4 से तो आराम से पता चल जाएगा हमको। 4 छंग 24, 10, 4 दूनी 8 और 2 20, 4 पंजे 20, यानी ये संख्या 4 से विभाजित है, पता चलता है हमें। अब हम देखेंगे 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अंत में अगर 0 या 5 है, अंत में 0 या 5 है तो वे संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। तो किसी भी संख्या को हम ले लें, 250 ले लें, 255 ले लें, 8975 ले लें। कोई भी संख्या अगर लास्ट में 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होंगी। 6 से विभाजिता का हम नियम देखेंगे। जो संख्याएं 2 से और 3 से एक साथ विभाजित हों, 2 व 3 से एक साथ विभाज्य हो। मित्रों, बेसिक ज्ञान हमको बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इनकी जानकारी होगी हमें तो हम आसानी से आगे प्रश्नों को समझेंगे भी और हल भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या मान लीजिए ले लिया हमने 18 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी भाग दिया जा सकता है, 2 और 3 दोनों से कटेगा, से भाज्य, ठीक है, भाज्य है या विभाज्य है। तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से भी भाज्य है। ओके, आगे देखते हैं मित्रों। 7 से कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी, इनको हमें देखना है। 7 से विभाज्यता का हम देखेंगे मित्रों कि यदि कोई संख्या 6 बार है, कोई अंक 6 बार अगर दोहराया गया है, कोई अंक 6 बार या 3 बार दोहराया गया, तीन बार, 3 जैसे हम देखेंगे 5 5 5 5 5 5, 6 बार अगर 5 5 5 5 लिखा हुआ है तो यह संख्या निश्चित रूप से 7 से डिविजिबल होगी। इसको आप लोग देखिएगा करके। इसी तरह से 3 अंक 701 701, यानी 3 अंक 2 बार आए, 701 701, तो यह संख्या भी निश्चित रूप से 7 से डिविजिबल है, यानी विभाजित होगी। 8 से हम देखेंगे यदि अंत में इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक शून्य हो या 8 से विभाजित हो, शून्य हो या 8 से विभाजित हो, तो वो संख्या भी 8 से विभाजित हो। मान लिए हमने रख लिया जो है 1000, और अंत के 3 अंक शून्य हो तो जैसे ये, और तीनों अंक, अंत के तीनों अंक 8 से विभाजित हों, तो भी वो संख्या 8 से विभाजित होगी। मित्रों, और आगे इससे विभाज्यता के कुछ नियम हैं,
9, 11, 10 का तो आसान ही है, हम आगे बताते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, हम देखेंगे 9 से विभाजितता के नियम। एक अंक लिख लिया हमने थोड़ा सुविधा के लिए। 9 से विभाज्य यानी अंकों का योग, ये जो अंक हैं इनका योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है, जिस तरह हमने 3 में देखा था कि अगर अंकों का योग 3 से विभाजित होता था तो वो संख्या 3 से विभाजित होती थी, उसी तरह से अगर इन अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखेंगे हम 4, 5, 4 9, 9 6 15, 3 18, 26 और 1 27, यानी इसका योग आ रहा है 27, जो कि 9 से डिविजिबल है, यानी 9 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या हम कह सकते हैं कि 9 से विभाजित होगा। अगली संख्या हम देखेंगे 11 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है। इसमें हमको विषम संख्याओं का योग देखना है। जैसे ये विषम है, स्थान पर है, पहले स्थान पे, ये तीसरे स्थान पे, ये पांचवें स्थान पे, विषम संख्याओं का योग। और जो सम स्थान पे है, ये दूसरे और चौथे स्थान पे, दोनों सम स्थान पे हैं, इनका योग घटा देंगे तो देखते हैं, यानी 1 धन 3 धन 2, इसमें से हम 2 और 4, 2 धन 4 घटा देते हैं, यानी 3 2 5 1 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 0 आ रहा है तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य है। अगर 11 आता तो भी वह संख्या 11 से विभाजित या 11 के गुणज में होती। अगला हम इसमें भी देख सकते हैं 1 8 9, 8 1 9 9 18, और ये हम देखेंगे 0 5 और 2, 5 2 7, 18 में से 7 हम घटाएंगे, यहाँ 18 माइनस 7 बराबर 11, ये भी 11 से विभाज्य है। इसमें भी हम देख सकते हैं 5 5 10 और 5 5 10, 10 में से 10 जाएगा 0, ये भी संख्या, ये हम देख सकते हैं ऐसे 10 माइनस 10 बराबर 0, 0 आ रहा है या 11 के गुणज में, यानी 11 से विभाजित वाली संख्या है, तो वह संख्या हमारा 11 से विभाज्य होगा। अगर कोई अंक सम संख्या में लिखा हो 4 6 8 10, तो वह संख्या भी 11 से विभाजित होगी। 12 से विभाज्य की संख्या हम देखेंगे यहाँ। अगला जो संख्या 3 और 4 से एक साथ विभाजित हो रही हो, देखें हम इस संख्या को 3 से विभाज्य हो, 4 से विभाजित हो, वो संख्या 12 से विभाजित होगी। जो 3 व 4 से एक साथ विभाज्य हो, जैसे ये 3 से विभाजित है, 3 एक नम 3, 3 बचे 15, 3 दूना 6। 4 से देखेंगे 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, 4 चौक 16। 3 और 4 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या हमारी 12 से भी विभाजित है। अब हम कुछ अध्ययन करेंगे यहाँ पे। देखेंगे 0 सम संख्या है या विषम संख्या है, 1 हमारी कैसी संख्या है, 2 हमारी कैसी संख्या है। ये हमने 3 गिनतियाँ लिखी हैं, इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। 0 ना तो धनात्मक है, ना धनात्मक है, ना ऋणात्मक सब संख्या है। इसके आगे हम कुछ नहीं लगा सकते हैं, ना धन लगा सकते हैं, ना ऋण लगा सकते हैं। हाँ, ये 0 सम संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक विषम संख्या है, ध्यान देना है, 0 सम संख्या है जबकि 1 विषम संख्या, ऑड नंबर है। ये प्रश्न पूछे गए हैं अक्सर। 2 को हम देखेंगे, ये सम है और अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है।
इसके अतिरिक्त जितनी संख्याएं अभाज्य हैं वो सब विषम हैं। केवल 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम में, और सभी संख्याएं। अब हम कुछ प्रश्नों का यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। मित्रों, पहला हम प्रश्न देखेंगे, 2 क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल अगर ज्ञात हो तो हम बड़ी और छोटी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कोई संख्या हमको ज्ञात है, क्रमागत संख्या है और उनका गुणा 783 है। किसी भी 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 783 है। सम संख्या हो या विषम संख्या हो हमको नहीं पता है, नियम वही होगा। तो हमको दोनों संख्या, मान लीजिए बड़ी संख्या ज्ञात करने का नियम और छोटी संख्या ज्ञात करना हो, तो हम इस संख्या में जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या में हम 1 जोड़ लेंगे। इस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे और जो संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। यानी 784 हमको मिल रहा है, इस 784 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल पढ़ाया जाएगा, वर्गमूल ज्ञात करने का तो तरीका सबको मालूम है। इसका हम देखेंगे वर्गमूल निकालना। मित्रों, जोड़ा बना लेते हैं। मित्रों, हम वर्गमूल निकालने के लिए हम दाहिनी तरफ से जोड़ा बना लेते हैं, और यदि 1 अंक बचता है तो उसको हम सिंगल रखते हैं। और 7 हमारे अगर सिंगल बच रहा है 7, पहले हम उस संख्या को उसी संख्या में गुणा करें जो 7 से कम हो या 7 हो। तो 2 दूनी 4, 3 3 का 9, 3 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम 2 का करेंगे 2 दूनी 4। इसमें से घटाएंगे तो 7 में से 4 गया 3, और इसको जोड़े में 84 हम उतार लेंगे यहाँ पे, तो संख्या हो गया 384। और इन दोनों 2 को हम जोड़ कर लिख लेंगे यहाँ 4, और 1 2 हम ऊपर उतार लेंगे। अब हम 4 के बगल में ऐसी कौन सी संख्या लिखें जिसका गुणा करने पर ये संख्या आ जाए, इससे या इससे कम हो, उससे अधिक ना हो। तो हम देखते हैं कि 8 लिखने पर, गुणा करने पर हमारा 384 आ जा रहा है। तो इस तरह से हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया 28। अब हम देखेंगे जो संख्या हमारी 28 आ रही है वह संख्या मध्य की संख्या हमें आ रही है, और इससे छोटी संख्या जो होगी वो होगी 27, और इससे बड़ी संख्या जो होगी वो 29। तो इस तरह से हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पता कर लेते हैं। बड़ी संख्या हमारी 29 आ गई और छोटी संख्या हमारी 27 ज्ञात हो। किसी भी संख्या का इस तरह से हम हल निकाल सकते हैं। कोई भी अंक ले लें, अगर उनका इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, ध्यान दीजिएगा। एक बार 2 क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या, कभी कभी सम संख्या लिख के पूछा जाता है, कभी कभी विषम संख्या लिख के पूछा जाता है कि उनका गुणनफल इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या पूछ सकता है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या हो सकता है कि वो कह दे कि दोनों संख्याओं की मध्य की संख्या पूछ ले। अगर मध्य की संख्या पूछेगा तो जो इस तरीके से 1 जोड़कर उसका वर्गमूल निकालेंगे हम, तो जो वर्गमूल आएगा वही मध्य की संख्या होगी। ये मध्य की संख्या हमारी आ जाती है इस नियम से। अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसमें से 1 हमको घटा देना है, और अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो उसमें से हमको 1 जोड़ देना है। और इस तरह से हम इस प्रश्न से 3 तरह के प्रश्नों का उत्तर सीख गए हैं। आगे हम अन्य तरह के प्रश्नों के उत्तर अगले वीडियो में सीखेंगे। मित्रों, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।